हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और मैं आप सबके लिए 12th के ऊपर एक सीरीज लेके आ रहा हूँ और उसमें अपन जो बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे। और जो चैप्टर नंबर अपना जो है 9, लेसन जो अपना है 9 जो इंटीग्रेशन पे है यानी समाकलन वाला जो चैप्टर है वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो उसकी सभी हम बेसिक चीज़ों के बारे में पहले बात करेंगे, फॉर्मूले जो भी नियम्स हैं सब पे हम धीरे धीरे एक एक चीज़ पे बातें करेंगे। तो जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, वो सभी फायदा उठा सकते हैं जो अभी 12th में हैं। उन सब के लिए काम का वीडियो है। तो इसमें हम इस वीडियो में हम बात करेंगे आज इंटीग्रेशन के ऊपर। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, 12th का सिलेबस इस टाइम वो फ्री है, स्कूलें स्टार्ट नहीं हो रही हैं, तो वो बेनिफिट उठा सकते हैं यहाँ से अपना। तो हम एक एक चीज़ को बहुत ही आराम से धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस सारे हम यहाँ से करेंगे, धीरे धीरे सभी सीखेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है, और एक चीज़ का आप और ध्यान रखें, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट आप ज़रूर करें। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छा तब भी करें, और कोई चीज़ का डाउट है, कोई क्वेश्चंस कम समझ में आया है, कोई बात कम समझ में आई है, तो आप उस कमेंट में डालें ताकि मैं नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर कुछ आपको बता सकूं। तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट आपको जरूर करना है कमेंट बॉक्स में जाके। तो आज अपन जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इंटीग्रेशन और समाकलन ये वर्ड तो एकदम बिल्कुल याद कर लें ढंग से। हम ज्यादा यूज इंटीग्रेशन का करेंगे, बार बार हम इंटीग्रेशन को काम में लेंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब है समाकलन, ये आप ध्यान रखें। समाकलन बोलें या इंटीग्रेशन बोलें, दोनों एक ही बात है। तो हम अपना जो चैप्टर है 9 का इंटीग्रेशन, उस पर हम बात करेंगे। जैसे मैंने हेडिंग पहले ही लिख दी है, कुछ चीजें भी पहले लिखी हैं ताकि अपना थोड़ा टाइम भी बचे लिखने का। तो समाकलन यानी इंटीग्रेशन, इस पे आए उससे पहले हम एक चीज पे, एक टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे, कलन के ऊपर। कलन का मतलब होता है कैलकुलस, और कैलकुलस के बहुत सारे चैप्टर हैं जिसके 2 पार्ट हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलन यानी कैलकुलस। तो कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं या कलन में हम क्या पढ़ते हैं? तो जो कैलकुलस है वो मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है, यानी गणित की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो चेंज के बारे में करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? चेंज। चेंज का मतलब बदलाव, चीजों में जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो चेंज होता है वो मैथमेटिकली क्या चेंज होता है? कई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि चेंज से हम क्या समझें। चेंज से आप ये समझ सकते हैं जैसे आपका बैंक बैलेंस है वो कम ज्यादा होता रहता है, आपकी हाइट बढ़ती है, या जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो कम ज्यादा होते रहते हैं या बढ़ते हैं उस पर। इसके अलावा आप कोई भी मूवी डाउनलोड करते हो तो उसमें जो आप डाटा इकट्ठा करते हो, डाटा जो है आपका वो जमा होता है जब आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो। तो ठीक है ना। तो चेंज का मतलब जिस चीज में भी चेंज होगा, कोई भी चेंज होगा, उसकी जो स्टडी है वो हम कैलकुलस यानी कलन के अंदर करते हैं। इसके 2 पार्ट लोगों ने बना रखे हैं। एक को तो हम डेरिवेटिव बोलते हैं यानी अवकलज, जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, और एक इंटीग्रल यानी समाकल या इंटीग्रेशंस, ये हम 12th में अभी पढ़ेंगे। पर इसका आप बहुत छोटा संक्षिप्त रूप जो है आप फिजिक्स के अंदर यूज लेते हैं। पहले ही इंटीग्रेशन आ जाता है 11th के अंदर, उसका साइन क्या होता है या छोटे मोटे फॉर्मूले, ये सारी चीजें आपकी फिजिक्स में पहले आ जाती हैं, बाकी अपने मैथ में 12th में आता है। तो डेरिवेटिव में हम यानी डेरिवेटिव मतलब अवकलज या अवकलन में हम क्या पढ़ते हैं? हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज, कोई चीज जो है वो कितनी तेजी से बदलती है। अवकलन या जो डेरिवेटिव होता है उसमें हम जो स्टडी करते हैं वो इस बात की करते हैं कि कोई चीज जो है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी तेजी से बदलती है। यानी अवकलज का मतलब ही रेट ऑफ चेंज है, यानी परिवर्तन की दर। जैसे हम dy/dx लिखते हैं तो y का हम x के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन बोलते हैं, यानी y में जो चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट में है? x के, dy/dx है जो लिखते हैं। तो डेरिवेटिव में हम ये सीखते हैं कि कोई चीज कितनी तेजी से बदलती है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज। और जो इंटीग्रेशन अपना होता है, जो इंटीग्रल होता है, उसमें हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेट जो शब्द है इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना, कुछ जुड़ना,
चीजों का। एक जगह जो चीजें इकट्ठी हो रही हैं वो जुड़ रही हैं, कुछ चीजें एक जगह इकट्ठी होंगी वो क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। एक्यूमुलेट का मतलब जुड़ना। तो कोई चीज कितनी ज्यादा इकट्ठी होती है, ये हम समाकलन के अंदर पढ़ते हैं। कोई चीज कितनी ज्यादा इकट्ठी होती है, ये हम किस में पढ़ते हैं, समाकलन के अंदर, की कोई चीज कितनी ज्यादा इकट्ठी हो रही है। हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेट। अवकलन जो था अपना डेरिवेटिव था वो 1600 जो शताब्दी है, सेंचुरी है उसकी, इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर इसकी खोज हुई थी। और जो इंटीग्रेशन है इसकी ग्रीस में हुई थी 250 BC, यानी जब हमने ईयर्स लिखने स्टार्ट किए थे उससे पहले 250 साल पहले इसकी खोज हो गई थी। तो यानी दुनिया में जो पहले आया वो कौन आया था, इंटीग्रेशन आया था। कौन आया, इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो है वो बाद में आया है। तो सबसे पहले कौन आया, इंटीग्रेशन। और दोनों के बीच में 1850 साल का लगभग गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। और अलग अलग जगह पे इनकी खोज हुई है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने की है। परंतु 17वीं शताब्दी में आके, 17th सेंचुरी में आके न्यूटन और लाइबनिज के काम ने, उन वैज्ञानिकों ने हमें ये बताया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस। तो काफी 17वीं शताब्दी में जाके हमें ये बात पता, और न्यूटन और लाइबनिज के काम से ही हमें शॉर्टकट फॉर्मूले मिले, हमें बहुत आसानी हुई। इसका जो बेसिक फंडा था उस पर भी हम बात करेंगे कि हम करते क्या हैं समाकलन के अंदर, एक वर्ड में भी हम कहें तो हमें 17वीं शताब्दी में ये पता चला कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन, यानी एक दूसरे के क्या है, दोनों उल्टे हैं। और एक आप दूसरा जो हम इंटीग्रेशन शब्द यूज लेंगे, यानी इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, वो इक्वल होता है एंटी डेरिवेटिव। एक तो हम डेरिवेटिव बोलते हैं अवकलज, और एक एंटी डेरिवेटिव जो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन के। दोनों एक ही बात है। और एक ये शब्द आता है प्रिमिटिव शब्द, जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। तो आपने इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव यानी समाकलन, और एंटी डेरिवेटिव का मतलब प्रति अवकलज, ये शब्द आप सुन लेते हैं। इस शब्द में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया मुझे। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, प्रिमिटिव यानी पूर्वज। तो ये तीनों शब्द एक ही हैं, इनका एक ही मतलब है। आप इंटीग्रेशन बोलें, आप एंटी डेरिवेटिव बोलें, आप प्रिमिटिव बोलें, ये तीनों एक ही बात है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, इन शब्दों का एक ही मतलब है। तो पहले हमने कैलकुलस यानी कलन पे बात की, उसकी दो शाखाएं बन गई, एक डेरिवेटिव और इंटीग्रल। एक में हम ये स्टडी करते हैं कि कोई चीज कितनी तेजी से बदलती है दूसरे के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन में हम ये पढ़ते हैं कि कोई चीज कितनी तेजी से ज्यादा जमा हो रही है यानी इकट्ठी हो रही है। अलग अलग जगह पे खोज हुई। 1850 साल के बाद में हमें पता चला कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दोनों भाई बहन थे। ये इतने सालों के बाद हमें पता लगा। तो देखो अब हम बात करते हैं अपना समाकलन पे, जो अपना टॉपिक है मैन समाकलन। समाकलन में जो ये सम शब्द है, इस सम का मतलब है जोड़ना। समाकलन में जो सम शब्द है उसका मतलब जोड़ना, और सम का मतलब समेशन। समेशन का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना होता है। समेशन का मतलब क्या है, जोड़ना। तो समाकलन का हम अगर बेसिक कहें तो हम क्या करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं। अब किसको जोड़ते हैं, तो पुराने टाइम में क्या था कि मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगल है यानी आयत है, उसका आपको एरिया निकालने पड़ जाए, या आपको कोई पूछ ले कि रेक्टेंगल यानी आयत का एरिया क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। लोगों को कोई समस्या नहीं थी। परंतु धीरे धीरे लोगों के सामने ऐसी चीजें आनी शुरू हो गई, जैसे इस टाइप का कोई कर्व दे दे और कहे कि यहां से लेके यहां तक का एरिया बता दो। ठीक है ना। समाकलन में हम क्या करते हैं, चीजों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जो चीज इकट्ठी हो रही है उसको जोड़ते हैं। तो किसको जोड़ते हैं, एरिया को जोड़ते हैं, क्षेत्रफल को। किसको जोड़ रहे हैं, क्षेत्रफल को। जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उस फंक्शन के अंदर जो एरिया बनता है उसको हम एक तरीके से जोड़ रहे होते हैं। हम क्वेश्चंस के अंदर वो चीज शो नहीं करते, पर जो बेसिक कंसेप्ट है। तो लोगों के पास इस टाइप के कर्व आने शुरू हो गए, घुमावदार वक्र आने शुरू हो गए। तब कहा कि इसका एरिया निकालो।
जब इसका एरिया लोगों ने निकालना शुरू किया तो उनको समस्या आने लग गई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है और ये 3 स्ट्रेट लाइन है, यानी रेखाएं हैं आपकी सीधी, परंतु ये कर्व आ गया। तो अब ये जो शेप है, ना कोई रेक्टेंगल बनी ना कोई स्क्वायर बना, तो उनको समस्या आनी शुरू होगी इस चीज में कि इसका हम एरिया कैसे निकालें। तो उन्होंने क्या किया कि इस जिस पार्ट का एरिया निकालना था उसके छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। ठीक है, छोटे छोटे क्या करने शुरू कर दिए, टुकड़े, यानी छोटी छोटी रेक्टेंगल बनाई, और उस रेक्टेंगल की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो dx रखी उसने। क्या रखी, dx। हम तो इसको हम इतना दिखा रहे हैं, जबकि ये इतना छोटा होता है कि हम दिखा भी नहीं सकते, dx जो इसकी जो चौड़ाई होती है। तो जैसे जैसे उसने छोटा किया तो जो ऊपर वाली शेप है, ये जो गोलाई यहाँ बचती है, ये कम होनी शुरू होगी। उसने इसको और छोटा शुरू करना कर दिया। पहले बड़े बड़े रेक्टेंगल किए तो ऊपर थोड़ा एरिया ज्यादा बचा, फिर उन्होंने और ज्यादा छोटा कर दिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसने इतना छोटा कर दिया कि जो विड्थ है, जो चौड़ाई होगी उस एरिया की, इस रेक्टेंगल की, वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो जाए। इतना छोटा उन्होंने इस चीज को कर दिया। तो जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम एक तरीके से एरिया निकाल रहे होते हैं। हमारे पास क्या जमा होता है, एरिया। उस फंक्शन का जो कर्व आएगा, जो ग्राफ आएगा, उसके अंदर जो एरिया आएगा, हम वो निकालते हैं। तो समाकलन का हम बेसिकली कहें तो मतलब जोड़ना, और किसको जोड़ते हैं, एरिया को हम जोड़ते हैं। जो क्षेत्रफल है वो इकट्ठा होता है, उसको हम जोड़ के बताते हैं कि इस कर्व के अंदर कितना ये एरिया था। तो इस टाइप के जो कर्व आते हैं उसके अंदर जो एरिया या जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं वो समाकलन की हेल्प से ही निकालते हैं। ठीक है ना, ये हम 11 के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें हम पूरा चैप्टर इसी बात पे पढ़ेंगे। यहाँ इस चीज पे ज्यादा डिटेल अपनी नहीं है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, समाकलन में एरिया को हम जोड़ते हैं। तो हमने एक तो ये देखा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस हैं। जैसे आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सभी जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स। तो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, कोस एक्स का जो समाकलन होगा, वो कौन होगा, साइन एक्स होगा। एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं, बिल्कुल सेम। तो ये जो चीज है ना, एक दूसरे के उल्टे हैं, ये सारा न्यूटन और लाइबनिज ने बताया। उसी के बाद में ये सारे शॉर्टकट फॉर्मूले बनाए। लोग पहले पेपर वर्क करते थे, छोटे छोटे एरिया, इसके इनफाइनाइट टुकड़े किए, उनको जोड़ा, तो वो बड़ा मुश्किल काम था पेपर वर्क पे एरिया निकालना। फिर उन्होंने ये बताया कि दोनों के बीच का रिलेशन, तब लोगों को बिल्कुल आसान हो गया निकालना। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, एंटी डेरिवेटिव यानी प्रत्यावकलज, और प्रिमिटिव यानी पूर्वक, ये तीनों एक ही शब्द हैं, एक ही मतलब है। आपको इंटीग्रेशन पूछे, आपको एंटी डेरिवेटिव पूछे, आपको प्रिमिटिव पूछे, इसका मतलब आपको समाकलन पूछ रहा है, तीनों एक ही बात है। अब इसमें हम अपना अगला पहला पॉइंट लेंगे, किसी फलन का समाकलन। तो चलिए अपने अगले पॉइंट पे अपन बात करते हैं, फलन का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f(x), कोई फंक्शन क्या है आपके पास है f(x), इसका जो इंटीग्रेशन है, फंक्शन क्या है आपके पास कोई f(x) है, जिसका इंटीग्रेशन जो है वो कैपिटल f(x) है, कैपिटल f(x) है। कोई फंक्शन f(x) है जिसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या है, कैपिटल f(x) है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था कि दो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के उल्टे हैं। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर कैपिटल f(x) है तो ये बात कंफर्म है कि कैपिटल f(x) का डिफरेंशिएशन कौन होगा, स्मॉल f(x) से होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) है तो कैपिटल f(x) का डिफरेंशिएशन स्मॉल f(x) से होगा। फंक्शन में हो सकता है आपको कम समझ में आए, पर हम इनके एग्जांपल्स भी लेंगे, उससे भी समझेंगे अभी धीरे धीरे। दूसरा, अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा आपके पास, कैपिटल f(x) से आएगा। ये बात हमने की थी, कोई f(x) हमें एक फंक्शन दिया था जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था, उसका इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल f(x). तो ये जो होता है, ये जो साइन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, चीजों को हम जोड़ रहे थे, और जोड़ने का मतलब समेशन। तो समेशन में जो s होता है, s
ये जो एस होता है इसको आप इधर से पकड़ के खींचे और इधर से पकड़ के खींचे, ऐसे दोनों साइड, तो आपके पास एक ऐसा साइन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं समाकलन का चिन्ह, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह। क्या बोलेंगे इसको? समाकलन का चिन्ह, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और जो हम जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रांड, यानी समाकल्य। जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। और जो इंटीग्रेशन होने के बाद जो फंक्शन आता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल, समाकल। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। इसको क्या बोलते हैं? समाकल। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन किससे है? समेशन वाले एस से। और एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड यानी समाकल्य। और कैपिटल एफ एक्स को हम बोलते हैं इंटीग्रल यानी समाकल। और डीएक्स जो होता है, डीएक्स हमें ये बताता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर dx लिखा है तो x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, और x वहां पे एक वेरिएबल होगा, चर होगा। x क्या होगा? एक वेरिएबल चर की तरह काम करेगा। कल को यहाँ अगर dt लिखा हुआ होता है, अगर यहाँ क्या लिखा हुआ आ जाए? dt, क्या लिखा हुआ जाए? dt, इसका मतलब आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर कल को du लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? du के रेस्पेक्ट में। तो हमने ये बात कर ली थी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स प्रोसेस से होते हैं। अगर साइन एक्स का, या पहले हम ये बात कर लें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कोस एक्स। ये हम सब 11th में पढ़ चुके हैं। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है? कोस एक्स। तो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा? साइन एक्स से होगा। कितना होगा? साइन एक्स से होगा, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो किसी भी फंक्शन का जो हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये इंटीग्रांड यानी समाकल्य कहलाता है। डीएक्स हमें ये बताता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी डीएक्स के। और एफ एक्स का मतलब इंटीग्रल यानी समाकल कहलाता है। ये अपना 2 नंबर पॉइंट था। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे, अनिश्चित समाकल और समाकल अचरांक, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल्स। इस पे हम बातें करेंगे। तो चलिए, अपना अगला जो पॉइंट है 3 नंबर, वो है अनिश्चित समाकल एंड समाकल अचरांक, यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट ऑफ ए इंटीग्रल। अब जो हम इंटीग्रेशन यानी जो समाकलन की हम बात कर रहे हैं उसमें भी वो 2 प्रकार का होता है। इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है? 2। एक तो हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन, जो अपना 10 का चैप्टर है पूरा उसके ऊपर। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि जो बोर्ड में है वो अपना 9 का 6 नंबर का चैप्टर है। 6 नंबर का चैप्टर बोर्ड में आता है, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। वो फिक्स है, सारी चीजें कितने कितने नंबर के क्वेश्चन से आते हैं वो हम साथ साथ लिखते रहेंगे, बताता रहूंगा मैं बीच बीच में आपको ये सारी चीजें। तो 6 नंबर का टोटल ये बोर्ड में है। और अपना जो पॉइंट है वो अनिश्चित समाकल एंड समाकल अचरांक, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट ऑफ ए इंटीग्रेशन। तो अभी तक हमने ये चीजें देख ली थी, हम जान चुके हैं ये बातें कि अगर हम कोई कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या मान लें? हम स्मॉल एफ एक्स से मान लें। और कल को हम ये भी कहें, ये हमने मान लिया भी एक बार कीजिए, कि कोई कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन क्या है? स्मॉल एफ एक्स है। हम अभी ये सारी चीजें ना फंक्शन में बोल रहे हैं। एक बार कल को यहाँ कोस एक्स होगा, कैपिटल एफ एक्स का मतलब कई बार कंफ्यूज होता है कि फंक्शन होगा कौन सा। कल को कोस एक्स होगा, टेन एक्स होगा, एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, 1/x होगा, log x होगा, कोई भी फंक्शन होगा जिसका हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी,
अगर ऐसा लिखा है तो हमें पता है कि कैपिटल एफ एक्स का अभी तक हमने क्या लिखा, स्मॉल एफ एक्स, और सी क्या है यहाँ पे, सी कोई कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर देंगे तब भी अपना कितना आएगा, एफ एक्स आएगा। तो इस 0 की दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन ये है स्मॉल एफ एक्स, तो इस स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना आएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आएगा। क्या आएगा, सी। और इस सी के आने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो कांस्टेंट है, और इसको अगर हम और भी बेहतर तरीके से बोल रहे हैं, एग्जैक्ट सही बताने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट होता है, जो स्वेच्छ अचर होता है, वो भी एक बार के लिए वेरिएबल की तरह ही काम करता है। वो भी वैल्यू, उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, पर एक बार के लिए। अगर एक बार वैल्यू चेंज हो गई फिर वो कांस्टेंट में आ जाएगा। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच की वैल्यू है जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। अब c चूंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो c की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। हो सकता है c का मान 0 हो, c का 1 हो, c का 2 हो, या साइन a हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो c कैन बी एनी कांस्टेंट, c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। इस c के अलग अलग मान होने के कारण, यानी इसके मान क्या है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इस c की वैल्यू, क्योंकि c का कोई भी मान हो सकता है, c चेंज होता रहेगा, इसलिए इनडेफिनेट बोलते हैं, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। फिर अब स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है कि मान लिया चलो ये बात ठीक है कि c की वजह से ये इनडेफिनेट है, तो हम c को लेके ही क्यों आए, हमारे सामने ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या समस्या आ गई कि हमें c को बुलाना पड़ा, इस c को हमने लिया ही क्यों। तो इस c को हमें लेना पड़ा, उसके पीछे एक मजबूरी है, उसको हम समझेंगे कि c क्यों आया, c को हमें क्यों लेना पड़ा। तो हम 11th में ये सब चीजें सीख चुके हैं। पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। यानी जो पावर होती है वो इनटू में आ जाती है और x की पावर में से आप एक कम कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हम कैसे करेंगे। जैसे आप x की पावर 5 का कर रहे हैं, x की पावर 5 का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करेंगे, 5 को तो x के गुणा में ले आएंगे और 5 माइनस 1 यहाँ कितना कर देंगे, 4। यानी जो घात होती है, जो पावर होती है वो इनटू में, और पावर में से एक हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो अब हम इस पे एक छोटा अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया x² ले लिया, हमने x² का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया हमारे पास, 2x, 2 इंटू में आ गया भाई, और 2 में से एक कम करेंगे तो x की पावर कितनी होगी, 1। तो यहाँ 1 शो करने की जरूरत नहीं है, x लिखा है इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो x² का डिफरेंशिएशन कितना आया, 2x आया, 2 इंटू में आ गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ x² प्लस 1 लिख दें तब भी कितना आएगा इसका, 2x। x² का तो 2x हो गया, 1 कौन है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कितना हो गया, 0 हो गया। कल को अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि x² माइनस 5 लिख दें तब भी कितना आएगा, 2x माइनस 5 का फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कल को अगर हम ऐसे भी बोलें कि x² प्लस √2 था तब भी कितना आएगा, 2x आएगा। तो यानी x² का डिफरेंशिएशन 2x आया, x² प्लस 1 का भी कितना आया, 2x आया, x² माइनस 5 का भी कितना आया, 2x आया, और x² प्लस √2 का भी कितना आया, 2x। क्योंकि ये जो हमने कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं, जोड़े घटाए, ये तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन अवकलन करने पे, ठीक है। तो अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो इसका मतलब जिस दिन हम 2x का क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, वापिस क्या मिलना चाहिए, x² मिलना चाहिए। अब देखिए इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूं एक बार।
एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस ए वन प्लस सी। ठीक है ना, हम सी की बात कर रहे हैं, हम क्यों जोड़ रहे हैं। एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस ए वन। इस पे मैं एक एग्जाम्पल लगा देता हूं। मैं ये इधर वाला मिटा रहा हूं, आप वीडियो यूज करके अगर कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है ये बात पहले वाली। यानी हमने क्या लिखा था यहाँ पे, जो स्मॉल एफ एक्स डी एक्स था उसका इंटीग्रेशन हमने लिखा था कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। जैसे हम कोई एग्जांपल लें, आपको कोई कहे कि x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर दो, किसका कर दो, x की पावर 5 का। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर पावर एक बढ़ा देते हैं। देखो n प्लस वन, यहाँ n लिखा हुआ और यहाँ कितना लिखा हुआ है 5, तो हम क्या करते हैं n प्लस वन यानी 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, और नीचे भी क्या लिखेंगे 5 प्लस 1 यानी 6, x की पावर 6 अपॉन 6। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है, घात कम होती है, और इंटीग्रेशन में बढ़ती है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं ये दोनों। बढ़ेगी, x की पावर 5 का कितना हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6। ऐसे अगर आप x की पावर 4 लिखते हैं तो इसका कितना हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5। 4 है तो एक बढ़ा दो 5 और उतने हैं नीचे। देखो यहाँ n प्लस 1 लिखा है तो नीचे भी क्या लिखा है n प्लस 1। तो अब अपनी बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इस c के ऊपर। तो हमने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया 2x आया। तो लोगों ने क्या किया कि 2x का इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया। तो 2 तो क्या था कांस्टेंट, जब भी आपके पास कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन के अंदर तो आप कांस्टेंट को हमेशा छोड़ देंगे, ये हम आगे बात करेंगे नियमों के अंदर। तो ये 2 को आप क्या करेंगे छोड़ देंगे, बचा कितना x, x की पावर कितनी है 1। तो अपना नियम क्या कहता है, आप बढ़ाओगे इसमें, एक है एक और बढ़ा दोगे 2 और 2 का भाग लगा दोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी अगर हमने 2x का इंटीग्रेशन किया तो कितना आया एक्स स्क्वायर आया। हम इस 2x का करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर आएगा, इस 2x का करेंगे तब भी कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। परंतु हमने डिफरेंशिएशन किसका किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किया था। तो यानी 2x से एक्स स्क्वायर तो आ रहा था, पर ये जो हमने कांस्टेंट साथ में लिए वो वैल्यू नहीं आई। तो अपन कहां पे थे कि हमने जब 2x का इंटीग्रेशन किया तो कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हर बार जब हम 2x का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, परंतु एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तब 2x आया। तो हमें कभी 1 नहीं मिलने वाला, कभी -5 नहीं मिलेगा, कभी √2 नहीं मिलेगा, कभी 1/3 नहीं आएगा। यानी जब हमने रिवर्स प्रोसेस अप्लाई किया तो हमें ये कांस्टेंट वैल्यू कभी नहीं मिली वापस। तो उन सब कांस्टेंट वैल्यू के लिए किसी एक को फिक्स किया गया, किसी एक को जिम्मेवारी दी गई कि ये जिम्मेवारी किसने ली, सी ने ली, कि एक सी ऐड कर दो। कोई एक ऐसा कांस्टेंट जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, कि एक ऐसा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप उसमें ऐड कर दो ताकि वो हर कांस्टेंट की जिम्मेवारी ले। अब सी का मान कभी 1 भी हो सकता है, कभी -5 भी होगा और कभी √2 भी होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सी क्या है, सी कैन बी एनी कांस्टेंट, और सी की वैल्यू भी क्या है इनडेफिनेट है यानी अनिश्चित है। इसीलिए हम इसी को क्या बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। क्या बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। अगला अपना पॉइंट लेंगे अपन इसमें। अपना जो पॉइंट है अगला वो है समाकलन के प्रमेय यानी थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशंस। ठीक है, 2 थ्योरम्स हैं, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, बेसिक बातें हैं समझने की, बस एक बार मैं लिखवा देता हूँ कहना क्या चाहता है ये। मान लीजिए आपके पास कोई 2 फंक्शन हैं f(x) और g(x), जिनके बीच में क्या है प्लस और माइनस है। 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो थ्योरम्स ये कहते हैं कि आप चाहें तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, f(x) का अलग कर सकते हैं और g(x) का अलग कर सकते हैं। ये चीज मैं क्वेश्चंस के अंदर आपको बता दूंगा कि इसका क्या यूज है। आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और एक ये है कि कभी भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो फंक्शन के, ये x का फंक्शन है f(x) और इसके साथ क्या है k कांस्टेंट कोई अचर हो,
तो आप हमेशा कांस्टेंट को बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन से और उस फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जो भी हमने किया था अभी पीछे 2x का जब हमने किया था तो 2 को बाहर रखा था। तो दो ही थ्योरम्स अपनी है। अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सबट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है फंक्शन के साथ तो आप कांस्टेंट को बाहर करें और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अपन उसी में सीख जाएंगे। अगला जो पॉइंट अपन लेने वाले हैं वो फॉर्मूलाज पे ले रहे हैं। इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज हैं, अपने फॉर्मूला जो हैं, सूत्र जो हैं, यानी सूत्र, ठीक है, इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज हैं। इसमें आपको जहां आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसी के दूसरे पेज पे आपको एक साइड डेरिवेटिव और एक साइड इंटीग्रेशन दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वहां से आप नोट कर सकते हैं। और कोई चाहे कि मैं सारे लिखूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अलग से वीडियो के लास्ट में, अगले नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में एक साथ फॉर्मूले आपको लिख के दे दूंगा। बाकी बुक में है, एक एक फॉर्मूले पे हम यहाँ भी डिस्कशन करेंगे, तो सारे फॉर्मूले अपने आ जाएंगे। उस पे हम एक एक दो एग्जाम्पल्स भी ले लेंगे कि करते कैसे हैं, उसका बेसिक क्या है। तो जैसे पहले फॉर्मूले पे अगर हम बात करें तो जो हमने अभी लिखा था x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। n क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। -1 के लिए डिफाइन नहीं होगा, बाकी n की कोई भी वैल्यू हो सकती है केवल -1 को छोड़ के। अब -1 पे क्या प्रॉब्लम है वो भी अपन देखेंगे। तो एक चीज का और आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम x की पावर n बोलते हैं, इधर dx लिखते हैं, तो ये x जो है ना, ये आपका वेरिएबल है। x क्या होता है, वेरिएबल यानी चर होता है। और ऊपर जो पावर होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट यानी अचर होता है। तो ये बहुत काम की चीज है, हम एक क्वेश्चन पे बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। x क्या होगा हमेशा, बेस, इसका जो बेस है, जो आधार है वो क्या है, वेरिएबल है, और पावर क्या है, कांस्टेंट। तभी यह फॉर्मूला अप्लाई होता है dx वाला, जबकि उल्टा हो जाएगा तब नहीं होगा। तो इस पे हमने 2-3 एग्जांपल पहले ही पढ़े थे, यानी जो पावर होती है उसमें हम एक और बढ़ा देते हैं। अगर पावर n है तो यहाँ कितनी हो जाती है, n+1 हो जाती है। तो जैसे x की पावर अगर हम 5 लेते हैं, अगर इसका इंटीग्रेशन हमें पूछता है तो आज के दिन यहाँ घात यानी पावर कितनी अपनी 5 है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितनी हो जाएगी, पावर 6 हो जाएगी अपॉन 6 और प्लस c। अब कई इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं कि इस c को हम ऐड कब करें। तो जब आप लगे कि पूरे जगह आपने क्वेश्चन में हर जगह इंटीग्रेशन कर दिया है, उसमें लास्ट में c को ऐड करें, बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लास्ट में ऐड c लिख दें। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ क्या था 5, तो 5+1 लिखा भाई, और नीचे भी कितना लिखा 5+1, यानी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस करके अपनी। ऐसे मान लो अगर x की पावर यहाँ 3 आया तो यहाँ घात कितनी है 3, पावर कितनी है इसकी 3, तो आप एक बढ़ा देंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 4, अपॉन में भी कितनी आ जाएगा 4। ये दोनों सेम आएंगे, जितनी पावर होगी उतना ही अपॉन में आएगा। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लें, जैसे आप x की पावर -5 लेते हैं, x की पावर -5, तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, n+1 अपॉन n+1। n की वैल्यू कितनी थी इस बार, -5 थी, तो -5 में आप +1 करेंगे और नीचे -5 में +1 करेंगे। तो -5 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो यानी एक तरीके से आप 1 में से 5 घटा रहे हैं, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, ये -4, और ये भी कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ऐसे अगर आप x की पावर -6 लेते हैं तो आप इसमें -6+1 लिखेंगे, अपॉन में भी -6+1 लिखेंगे। ठीक है, आपको तो +1 ऐड करना है और फिर उसको सोल्व कर लें। तो 1 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा -5। अब कल को आपके पास मान लीजिए x की पावर 1/2 आ जाए, x की पावर कितनी आ जाए 1/2 आ जाए, तो इस पे आप ये n की वैल्यू आपके लिए ये क्या है n, तो फॉर्मूला क्या कहता है, आप n में 1 जोड़ेंगे और उतने का डिवाइड लगाएंगे प्लस c।
तो हाफ प्लस 1 ऐड होके यानी एलसीएम लेके जब आप जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये वही 3y2 और अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3y2 प्लस c। अगली स्टेप में इसको आप इनटू में ले आए 2y3, वो हम धीरे धीरे कैलकुलेशन में सीखेंगे। अब हम -1 क्यों नहीं लेते उस पर भी हम बात कर लें। x की पावर मान लीजिए आपने -1 ली और फॉर्मूला अप्लाई किया तो x की पावर -1 प्लस 1 करोगे और -1 प्लस 1 करोगे, -1 प्लस 1 करोगे तो माइनस प्लस 1 कितना हो गया 0 और नीचे डिनोमिनेटर 0 होते ही वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन हो जाएगी, यानी डिफाइन नहीं होगा। तो कई सोचते हैं कि फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्या होगा। x की पावर -1 का मतलब कितना होता है, अगर हम कहें तो 1/x होता है। x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/x से लिख सकते हैं। तो आपको कोई ऐसा फंक्शन, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो आपको एक ऐसा फंक्शन सोचें जिसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन डिफरेंशिएशन 1/x आता हो। तो ऐसा कौन होता है log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा, जो समाकलन होगा, वो कितना हो जाएगा आपका log x प्लस c। तो -1 की पावर के लिए आपका फिक्स है 1/x का कितना हो जाएगा log x से हो जाएगा। ये भी अपना एक फॉर्मूला है भाई, जो मैं यही लिख रहा हूं अभी, ठीक है। और कल को मान लीजिए dx/x² आ जाए, dx/x² आ जाए और एक dx/√x आ जाए, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो देखो जब भी नीचे x का फंक्शन आता है तो आप हमेशा उसे ऊपर लाएंगे, न्यूमरेटर में लाएंगे, ऊपर अंश में। तो जैसे आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा ये -2, अपना एक्सपोनेंट रूल से। नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी -2 और इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो -2 प्लस 1 का मतलब कितना होता है x की पावर -1 और यहाँ भी कितना हो जाएगा -1। x की पावर -1 को आप नीचे लाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/x और एक माइनस आपका ये बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1/x। तो ये एक फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है कि dx/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x होता है, डायरेक्ट आप याद रखें। और भूल जाते हैं तो आपके पास x की पावर n का फॉर्मूला है dx/x², ये फॉर्मूला आप जरूर नोट करें अलग से। dx/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x। इसके अंदर देखिए हमें √x नीचे है, इसको ऊपर लाना है। रूट का मतलब पावर कितनी होती है x की हाफ, तो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -½ होगी। नीचे रूट का मतलब पावर कितनी है हाफ, ऊपर गई तो -½ अब आप x की पावर n अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, आधा बच जाएगा भाई हाफ, और नीचे भी कितना आ जाएगा हाफ प्लस c। और ये 1/2 पलट के जाएगा तो 2 और x की पावर हाफ का मतलब कितना होता है √x प्लस c। तो एक फॉर्मूला हमें ये भी याद रखना है कि dx/√x का कितना हो जाएगा 2 × √x, डायरेक्ट याद रखना है। dx/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2 × √x। अगर आप भूल जाते हैं तो x की पावर n अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने प्लस में, माइनस में और हर तरीके से हमने फ्रैक्शन में सभी घातें लेके हमने एक एक एग्जांपल लगा लिए। बाकी हम क्वेश्चंस में और सीखेंगे, साथ साथ जब क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम भी बात करेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है, अगर हम बात करें e की पावर x के इंटीग्रेशन का, तो इसका होता है e की पावर x प्लस c। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा। अब धीरे धीरे इसमें चेंज क्या शुरू करता है, अगला कल को e की पावर 2x लिखेगा, e की पावर 3x लिखना शुरू कर देगा, या e की पावर -x ऐसा कुछ लिखेगा। तब हम क्या करें, तो देखो e की पावर x का e की पावर x यानी जो फंक्शन है वही लिखेंगे। और इसमें देखो इसका जो बेस है वो कांस्टेंट है और पावर है वो वेरिएबल है, इसीलिए इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, चरघातांकी फलन। तो e की पावर 2x का कितना होगा, एक बार e की पावर 2x ही होगा, जो है वो सेम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये 2x आता है, अब आपको यहां से ध्यान देने की जरूरत है, ये जो 2x आया है इसका हमेशा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं। ये चीज आप नोट कर लें। तो कई स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं कि सर यहाँ x का नहीं किया था ना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, और उस 1 का आप मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
परंतु x की जगह जब भी 2x लिखेगा, 3x लिखेगा, ax लिखेगा, कुछ भी x की जगह चेंज करेगा ना, उसका आपको हमेशा क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, उसका अवकलन करना है। तो हमेशा ये ध्यान रखें, इस वाले फंक्शन का क्या करना है, अवकलन, डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, मैं अगर आपको बताऊं इधर अलग से, d/dx यानी 2x, तो 2 कितना होता है, कांस्टेंट, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, तो यानी 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2, 3x का कितना हो जाएगा, 3, 4x का कितना हो जाएगा, 4। तो इस 2x का डिफरेंशिएशन कितना आया, 2, और वो आप 2 डिवाइड में लगाएंगे। ये भी ध्यान रखना है, जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कहां देंगे, भाग में लिखेंगे, डिवाइड में लगाएंगे उस वैल्यू के, हमेशा कहां लगाएंगे, डिवाइड में लगाएंगे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप डिफरेंशिएशन करते थे e⁻2x का, तो 2 into में करते थे वहां, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अवकलन में या डिफरेंशिएशन में जो चीजें हम मल्टीप्लाई में करते थे, वो इंटीग्रेशन में सारी की सारी किस में आएंगी, डिवाइड के अंदर आएंगी। ऐसे e⁻3x का, तो e⁻3x का पहले e⁻3x और फिर 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3, तो 3 डिवाइड में आएगा। ऐसे e⁻−x का e⁻−x, फिर -x का कितना हो जाएगा, -1, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, -1 आएगा। प्लस होता था तब हम +1 इसके नीचे लिखें तो कोई फर्क नहीं है, पर माइनस होते ही -1 का फर्क पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो जिसको डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो छोटे छोटे में, वो ये ध्यान रख सकता है कि यहाँ x का जो भी कोफिशिएंट होता है, x के जो भी गुणा में, यहाँ गुणा में कितना है, 2, तो 2 नीचे आएगा। यहाँ 3 है तो 3 आएगा। हाँ, -x है तो आप ध्यान रखें -1, क्योंकि -x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। अगले हम एक फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं, a⁻x का, a⁻x अपॉन log a प्लस c। बेस कितना होता है, e, आप लिखें या ना लिखें, जब तक नहीं लिख रहे इसका मतलब बेस e है log का, ये आप विशेष ध्यान रखें। तो a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x अपॉन log a। इस पे कोई ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, जैसे 2⁻x पूछ लेगा आपको, या 5⁻x, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस। तो देखो इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो x की जगह x है और a की जगह कितना लिखा हुआ है, 2, बस ये a की वैल्यू ही चेंज करेगा हर बार। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, a⁻x था तो क्या आया, a⁻x, तो यहाँ 2⁻x है तो ऊपर कौन आएगा, 2⁻x अपॉन log के आगे किसको बैठाना है, a को, और a कौन है आज के दिन, 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 प्लस c। ऐसे 5⁻x है तो 5⁻x अपॉन log 5 प्लस c, यानी a की वैल्यू को किसके आगे लाना है, log के आगे। ये किसका मान आपका, a का। तो इसके तो सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछता है। अगला जो अपन फॉर्मूला ले रहे हैं इससे आगे, मैंने dx अपॉन x बता दिया आपको, 1/x log x होता है, ये हमने लिख लिया। dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/x अभी हमने देखा था। dx अपॉन √x का 2 into √x ये भी देखा था। और एक हम dx की ही बात कर लें कि dx का कितना होता है, dx का होता है x प्लस c। देखो dx क्या होता है, हमने जब वो एरिया वाली बात की थी तो एक छोटी छोटी रेक्टेंगल बनाई थी, उसका जो चौड़ाई रखी थी, उसकी जो विड्थ रखी थी वो dx रखी थी, जिसमें फिजिक्स में आप डेल्टा x बहुत ज्यादा यूज लेते हैं। किसी भी चीज का एक छोटा भाग दर्शाने के लिए, जैसे x में थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए आप dx डेल्टा x लिखते हैं। वैसे हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, dx। तो x का एक बहुत ही छोटा भाग है dx, और उसको इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। समाकलन का मतलब क्या है, जोड़ना। तो हम उस dx को जब अनंत बार जोड़ते हैं, उन छोटे छोटे हिस्सों को अनंत बार जोड़ते हैं तो हमें x मिलता है। बाकी आप x की पावर n से भी इसको देख सकते हैं, x ही आएगा आपका। तो dx का कितना होता है, x। कल को ऐसे लिखे 2.dx, तो थ्योरम के हिसाब से 2 को आप छोड़ेंगे और dx का कितना हो जाएगा, x प्लस c। कल को 3.dx आ गया तो आप 3 कांस्टेंट है छोड़ेंगे, dx का हो गया x प्लस c। तो dx का होता है x, 2.dx का होता है 2x प्लस c, 3.dx का होता है 3x प्लस c, क्योंकि dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसे ही अपन एक बात करते हैं sin x की। sin x का जो इंटीग्रेशन, या हम cos x ले लें एक बार के लिए। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, sin x प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब इसमें थोड़ा वो जो चेंज करता है वो क्या करता है, अगला लिख देगा cos 2x dx, बता दो भी।
अगला कहेगा cos ax dx बता दो, या cos 4x dx इसके बता दो। तो एक बात हमें ये कंफर्म है कि cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। देखो यहाँ जो cos x के आगे क्या लिखा, cos के आगे x, तो sin के आगे भी क्या आया है x, यहाँ जो होता है वही इसके इंटीग्रेशन में भी आता है। तो cos का कितना होता है sin, आगे क्या था 2x, तो इसके भी क्या आएगा 2x। अब मैंने कहा था इस अक्ष में जब जब चेंज होगा उसका आप क्या करेंगे, हमेशा डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन। तो 2x का अवकलन कितना होता है 2, तो 2 इसके आप डिवाइड लगा देंगे प्लस, या जो x का कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड यहाँ आ जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। दूसरा यहाँ कितना है cos x, तो cos x का कितना, cos ax, तो इसका हो जाएगा sin ax, और इस ax का आप क्या लगाएंगे इसमें डिवाइड प्लस c। ऐसे cos 4x का कितना हो जाएगा sin 4x, और फिर 4x का डिवाइड कितना आ जाएगा 4, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि x में जो जो चेंज करेगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर हम उसका डिवाइड लगाएंगे। ऐसे आप sin x का जो इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, होता है माइनस cos x प्लस c। इसके अलावा अपन यहाँ अभी sec स्क्वायर x का लिखेंगे एक बार, tan x प्लस c, और cos x स्क्वायर x का जो होता है वो माइनस cot x प्लस c, और sec x इंटू tan x dx, इसका कितना होता है sec x प्लस c, और एक cosec x इंटू cot x dx, इसका होता है माइनस cosec x प्लस c। ये सारे फॉर्मूले। अभी हमने यहाँ पे साइन लिखा, cos लिखा, tan का नहीं लिखा, cot का भी नहीं लिखा, अभी उनके हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। यहाँ डायरेक्ट अभी नहीं है, अगली एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जब सीखेंगे तब सीखेंगे। अभी बेसिक अपने यही है, तो आप बुक के पहले पेज से सारे फॉर्मूले उठा लें। इसके अलावा अपने पास जो इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं वो आप लिख सकते हो, जैसे dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, और एक dx अपॉन x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो। तो इसका साइन इनवर्स x, आपको याद होगा कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, और एक माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस c, और माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c, इसका होता है sec इनवर्स x प्लस c, और एक माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। तो एक ये प्लस माइनस की भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक का जब भी इंटीग्रेशन करें, त्रिकोणमितीय फलनों का जब भी इंटीग्रेशन करें, तो जिसमें CO आता हो, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आए और उसमें अगर CO मिलता है तो आप उसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ये आप ध्यान रखें, इससे आप माइनस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, tan इनवर्स x का ये होता है, कोट इनवर्स का ये माइनस में होता है। ये सारी चीजें हम 11th में आ जाती हैं, और 12th में जब आप डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आएंगे। तो जो डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन में यूज होता है वो कम होता है, छोटे स्तर पे होता है। जब मैं क्वेश्चंस आएंगे वहां साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंशिएशन है, एक एक हम आराम से समझेंगे एक दो एग्जाम्पल के साथ। हाँ, इंटीग्रेशन के आप फॉर्मूले याद कर लें, और आप चाहते हैं कि मैं एक साथ लिख के आपको दे दूं एक वीडियो के स्टार्टिंग में या लास्ट में 1 मिनट रोक के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मुझे फॉर्मूले लिख के देने हैं या नहीं। बाकी पेज पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक आप जीरो का इंटीग्रेशन भी अगर आपको कल को कोई पूछे तो c होता है। आप जब तक ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपने फिजिक्स पे यहाँ लिमिट देखी होगी, कभी 0 से π/2 लिखा होता है, ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो जब तक इंटीग्रेशन के लिमिट नहीं होती तब तक वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप किसी भी फंक्शन का करते हैं, चाहे भले आप 0 का करें, आप कभी ये ना बोलें कि इंटीग्रेशन 0 आ गया, समाकलन 0 भूल के भी नहीं बोले आप, क्योंकि 0 का भी कोई कांस्टेंट होगा c, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वापिस 0 होगा। तो आप भूल के भी कभी इंटीग्रेशन का आंसर 0 ना दें, किसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अनिश्चित समाकलन जब तक आप कर रहे हैं तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, ये आपको गलती कभी भी नहीं करनी है। तो मैंने एक बार बेसिकली फॉर्मूले बता दिए, और आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले थोड़ी बेसिक कैलकुलेशंस भी सीखेंगे, और जब वापस हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाएंगे तब भी मैं आपको वापस बताऊंगा कि इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है और ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ साथ।
और अपने दोस्तों को, जो भी 12th में जो भी स्टूडेंट है उसको जरूर बताएं, सभी फायदा उठा सकते हैं। और कमेंट आप जरूर करें, जैसा भी आपको वीडियो लगा, अच्छा बुरा, जैसे भी समझ में कम आया ज्यादा आया, आप मुझे जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से बताने की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो मुझसे पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं उनको सबको पता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में जाके। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।